करो शुरू। हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू KMPS क्लासेस। हम लोग यहाँ पर वेक्टर के बारे में बात कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में थोड़ी सी बात की थी और लास्ट में हमने यहाँ पर जो है वेक्टर सब्सट्रैक्शन भी देखा था। एक कंक्लूज़न हमने यहाँ पर निकाला था लास्ट क्लास में कि अगर मान लो ये हमारे पास में एक पैरेललोग्राम है जिसकी एक साइड वेक्टर A और दूसरी साइड वेक्टर B रिप्रेजेंट अगर कर रही है, तो यहाँ पर इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल अगर वेक्टर A प्लस B को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसी पैरेललोग्राम का दूसरा डायगोनल वेक्टर A माइनस B को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक बातें आपको समझाने की कोशिश की थी। इसमें पहली बात ये थी कि एक स्क्वायर जो है वो भी एक पैरेललोग्राम हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको समझाया था कि एक स्क्वायर जो है एक पैरेललोग्राम हो सकता है। स्क्वायर की जो दोनों साइड्स हैं वो क्या होंगी, वो बराबर होंगी। तो स्क्वायर की जो दोनों साइड्स हैं बराबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम है। दूसरी बात, एंगल बिटवीन ए एंड बी 90 डिग्री है। ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ये दो वेक्टर एक स्क्वायर की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक डायगोनल हो गया और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दूसरा डायगोनल हो गया। ये दोनों डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि स्क्वायर के बजाय यहाँ पर आपके सामने रोम्बस आ जाए। अगर रोम्बस आ जाए तो रोम्बस क्या है, तो रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल है, एक पैरेललोग्राम है। इसकी साइड्स आमने सामने वाली पैरेलल होती हैं, लेकिन इन दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। तो यहाँ पर मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इसमें कुछ बेसिक सी बातें सुनिए। सबसे पहली बात, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। दूसरी बात, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। तीसरी बात, इस रोम्बस में भी जो दोनों डायगोनल्स हैं वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो यहाँ पर इन दोनों का जो डायगोनल्स हैं वो डेफिनेटली परपेंडिकुलर होंगे। एक डायगोनल अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, दूसरा डायगोनल यहाँ पर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होगा। और यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर एक डायगोनल है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दूसरा डायगोनल है। यहाँ पर अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो स्क्वायर में भी वही कंडीशन आ रही है और रोम्बस में भी वही कंडीशन आ रही है। स्क्वायर में और रोम्बस में फ़र्क है तो क्या है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो बन रहा है स्क्वायर, और अगर 90 डिग्री एंगल नहीं है तो बन रहा है रोम्बस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अपन ने रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में बात की और वेक्टर सब्सट्रैक्शन के बारे में हमने बात यहाँ पर की थी। ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन से जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब यहाँ पर अपन नेक्स्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर के पार्ट में आते हैं और नेक्स्ट पार्ट जो है वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो प्रोडक्ट के बारे में हम तीन तरह की बातें कर सकते हैं। नंबर 1, प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद स्केलर क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वेक्टर है a, उसकी वैल्यू है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। इस वेक्टर a को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में आ जाएगा 5 इंटू ए वेक्टर। यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3 5 जा 15i कैप प्लस 20j कैप प्लस 25k कैप। जब मैंने किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया
तो मैग्नीट्यूड तो चेंज हो गया लेकिन डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये जो नया वेक्टर बना है, अगर मैं इसको बी वेक्टर बोलूँगा तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यानी कि बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर और ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर दोनों सेम है। लेकिन ये बात भी हमेशा सही नहीं होगी। अगर मान लो स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव हुई, तो अगर कोई वेक्टर ए है और इसको मैंने मान लीजिए मल्टीप्लाई ए की वैल्यू मान लो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप है, और मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया बी वेक्टर इक्वल टू -4 ए वेक्टर लिख करके, मैंने कि मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन 4 कैसे है, -4 है। तो ऐसी कंडीशन में बी वेक्टर की वैल्यू मुझे मिलेगी -12i कैप -4j कैप -5 × 4 यानी कि 20k कैप। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो बी कैप जो है यानी कि बी वेक्टर की डायरेक्शन ए कैप की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपने किसी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो या तो नया वेक्टर पुराने वाले वेक्टर के पैरेलल बनेगा या फिर उसके एंटी पैरेलल बनेगा। तो डायरेक्शन या तो 0 डिग्री के एंगल पर होगी या फिर 180 डिग्री के एंगल पर होगी, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर किसी वेक्टर को आपने मल्टीप्लाई किया स्केलर से तो या तो वो उसी डायरेक्शन में रहेगा या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। इसके अलावा कोई तीसरा एंगल यहाँ पर नहीं बनने वाला है। अब अपन यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट की बात करते हैं, इसको अपन बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। यहाँ पर अगर इन दोनों का प्रोडक्ट किया जाए और इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल जाए तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट को अपन डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे। यानी कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर हमें अगर स्केलर क्वांटिटी मिल जाए तो इस प्रोडक्ट को अपन डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे। जैसे वर्क इक्वल टू होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, जैसे पावर की वैल्यू होती है फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इन दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि फोर्स और वेलोसिटी क्या है, ये वेक्टर्स हैं। तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर अगर स्केलर मिल रहा है आपको तो यहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट को अपन बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ए और बी दो वेक्टर अगर हैं और उनके बीच में एंगल थीटा है तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में ए वेक्टर का दूसरे वेक्टर बी के साथ में अगर डॉट प्रोडक्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना, ए का मैग्नीट्यूड लिखना है, बी का मैग्नीट्यूड लिखना है और साथ में लगा देना है कॉस थीटा। तो ए डॉट बी की वैल्यू होती है ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी की वैल्यू होती है ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब यहाँ पर अपन ये बोल सकते हैं कि मैं अगर बी का एक कॉम्पोनेंट ले लूँ ए की डायरेक्शन में तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और बी का कॉम्पोनेंट ए की डायरेक्शन में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर ए डॉट बी में ये जो ए आपने देखा है ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखिएगा। ये जो बी है वो भी क्या है, अपने आप में मैग्नीट्यूड है, और कॉस तो आप जानते हो कि क्या है। तो कुल मिलाकर के दो वेक्टर्स को अपन इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है तो आपको पता है कॉस थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी 1। तो ऐसी कंडीशन में ए डॉट बी वेक्टर की वैल्यू आप लिख सकते हो ए इंटू बी इंटू कॉस 0 दैट इज 1। यहाँ पर अगर आप दो यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो ए कैप डॉट बी कैप और दोनों के बीच में एंगल 0 है तो यहाँ पर ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 हो गया। बी कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 हो गया। तो ए कैप डॉट बी कैप को आप यहाँ पर केवल 1 लिख सकते हो अगर ए और बी के बीच में एंगल 0 डिग्री है। जैसे आई कैप डॉट आई कैप ये 1 हो जाएगा,
जे कैप डॉट जे कैप ये भी 1 हो जाएगा, और के कैप डॉट के कैप इसकी वैल्यू भी आपको 1 मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल 0 होगा, जे और जे के बीच में भी एंगल 0 होगा, और के बीच में भी एंगल 0 होगा। केस 2, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब ए परपेंडिकुलर टू बी हो गया। अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि यहाँ पर cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो कुल मिलाकर के ए डॉट बी की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट आपको हमेशा 0 मिलेगा। जैसे कि आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप एंड के कैप डॉट आई कैप। आई कैप एक्स डायरेक्शन में है, जे कैप वाई डायरेक्शन में है, 90 डिग्री एंगल है। जे और के भी परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, और के और आई भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनके डॉट प्रोडक्ट आपको 0 मिलेंगे। वापस अगर अपन बात करें डॉट प्रोडक्ट के बेसिक्स के बारे में, तो एक बात और समझनी है अपने को, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए ए वेक्टर की वैल्यू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप है, बी वेक्टर की वैल्यू x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप है, तो यहाँ पर a डॉट बी वेक्टर कितना होगा? तो देखो, मैं पहले इसको मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ में, तो मुझे मिलेगा x1 x2, ये तो स्केलर क्वांटिटीज़ है, सीधा सीधा लिख दिया, आई कैप डॉट आई कैप। फिर मुझे मिलेगा x1 y2 आई कैप डॉट जे कैप। आई कैप डॉट जे कैप 0 होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। फिर मुझे मिलेगा x1 z2 आई कैप डॉट के कैप। आई कैप डॉट के कैप की वैल्यू भी 0 है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर x1 आई कैप को इन तीनों से डॉट पर करने पर मुझे केवल यहीं पर नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी, इन दोनों के साथ में 0 वैल्यू मिलेगी। प्लस y1 y2, y1 को अगर x2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जे कैप डॉट आई कैप आएगा और जे डॉट आई भी 0 होगा। y1 को y2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो y1 y2 जे कैप डॉट जे कैप आपको मिलेगा, और y1 z2 जे कैप डॉट के कैप मिलेगा, दैट इज 0। ऐसे ही z1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके साथ में और इसके साथ में तो 0 मिलेगा मुझे डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ पर केवल मुझे मिलेगा z1 z2 के कैप डॉट के कैप, आई कैप डॉट आई कैप 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। तो कुल मिलाकर के ए डॉट बी वैक्टर की वैल्यू फाइनली मेरे पास में आ गई x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप के साथ में, और के कैप के कोफिशिएंट को के कैप के कोफिशिएंट के साथ में मल्टीप्लाई करो। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर की वैल्यू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप हो, बी वेक्टर की वैल्यू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 जे के कैप हो। तो यहाँ पर अगर आपको ए डॉट बी कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर देखिए आई कैप का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, तो आपने लिख दिया 2 इंटू 1। फिर यहाँ पर जे कैप के कोफिशिएंट्स 4 एंड 2 है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जे कैप का कोफिशिएंट y1 और ये आ गया y2। फिर उसके बाद में के कैप का कोफिशिएंट -5 है और यहाँ पर कितना है 3, तो मैंने लिख दिया -5 इंटू 3। सॉल्व करते हैं तो 2 प्लस 8 माइनस 15, तो 2 प्लस 8 हो गया 10, माइनस 15 का मतलब -5। तो यहाँ पर a डॉट बी की वैल्यू मुझे मिल गई -5। तो बहुत इजी वे में अपन डॉट प्रोडक्ट पता लगा सकते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पर दो बातें देखी हैं। नंबर 1 कि दो वेक्टर अगर a और b हैं तो इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट जो है वो मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर a और b वेक्टर की वैल्यू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप और x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप है, तो a डॉट b की वैल्यू x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 होती है। यहाँ पर ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसके कुछ एप्लीकेशंस भी होंगी। जैसे अगर अपन को दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पता लगाना हो,
एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एक वेक्टर मान लो ए है, दूसरा वेक्टर बी है। यहां पर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। ए वेक्टर की वैल्यू आपको दी रखी है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। बी वेक्टर की वैल्यू आपको दी हुई है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा ये अपने को देखना है। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे पता लगाएं, तो ध्यान से देखिएगा। हमें पता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस थीटा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b। तो इस पर्टिकुलर फार्मूला को यूज करके अपन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पता लगा सकते हैं। क्या मैं इस कॉस थीटा को a कैप डॉट b कैप भी लिख सकता हूँ, क्योंकि वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ a का मतलब a कैप हो गया और b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b का मतलब b कैप हो गया। तो कॉस थीटा की वैल्यू मैं a कैप डॉट b कैप से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ पर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपके सामने कि फाइंड एंगल बिटवीन a वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड b वेक्टर 3i कैप माइनस 4j कैप। ये अपने पास में दो वेक्टर्स हैं। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालना है, मतलब कि एंगल पता लगाना है। तो एंगल पता लगाने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है कॉस थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b। अब इनका a डॉट b कीजिए, तो ये 3 इंटू 1 तो आ गया 3, ये 2 इंटू माइनस 4 ये आ गया आपका माइनस 8, होल डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो ये 9, ये 4, 13 एंड ये 14, तो यह जगह रूट ऑफ 14 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। ये किया है मैंने यहाँ पर, तो x1 स्क्वायर की वैल्यू 1, y1 स्क्वायर की वैल्यू 4, 1 एंड 4 9 5 और ये 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया रूट 14। ऐसे ही यहाँ पर ये 3 और 4 का जो आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा 25, 9 प्लस 16। तो कुल मिलाकर के कॉस थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी -5 अपॉन अंडर रूट 14 इंटू 5, रूट 25 की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर आंसर आएगा -1 अपॉन रूट ऑफ 14। तो बहुत इजी वे में यहाँ पर अपन एंगल पता लगा सकते हैं दो गिवन वेक्टर्स के बीच में। Find angle between vector A equal to 2i cap plus 3j cap and vector B equal to i cap plus 2j cap। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, वही बात cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। cos थीटा इक्वल टू a डॉट b यानी कि 2 प्लस 6 x1 x2 प्लस y1 y2 होल डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड ये 4 और ये 9 रूट ऑफ 13 और ये 4 और ये 1 रूट ऑफ 5, तो आपको मिल जाएगा 8 अपॉन रूट ऑफ 65। तो कॉस थीटा की वैल्यू अपन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पता लगाना हो तो आप डॉट प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड केस इसका है कि अगर ए बी के परपेंडिकुलर हो तो इसका मतलब डेफिनेट सी बात है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी और cos 90 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है। तो इसका मतलब a डॉट बी की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। तो अपन दो तरीके से इसको बोल सकते हैं कि अगर a डॉट बी की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब a परपेंडिकुलर टू b है, या फिर a परपेंडिकुलर टू b है तो इसका मतलब a डॉट बी बराबर 0 है।
तो यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन में अपन ले रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस अपन लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में अपन कंसिडर करेंगे कि अगर a की वैल्यू एक्स आई कैप प्लस 4j कैप है और ये परपेंडिकुलर है b के, और b की जो वैल्यू है वो है 3i कैप प्लस 2j कैप, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। a की वैल्यू है एक्स आई कैप प्लस 4j कैप और ये परपेंडिकुलर है b वेक्टर के, और b वेक्टर की वैल्यू है 3i कैप प्लस 2j कैप। तो यहाँ पर आपको बताना है x की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ आपको पता है कि अगर a परपेंडिकुलर टू b है तो डेफिनेट सी बात है कि a डॉट बी की वैल्यू 0 होगी। a डॉट बी की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर इस डेटा से आप a डॉट बी निकाल लीजिए। आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया था x इंटू 3x हो गया। जे कैप का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पर 2 है, तो y1 y2 की वैल्यू हो गई 4 इंटू 2 दैट इज 8। तो कुल मिलाकर के a डॉट बी की वैल्यू आपको मिल गई 3x प्लस 8 दैट इज 0। इसका मतलब 3x की वैल्यू -8 हो गई, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी -8/3। तो अगर a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b है तो डेफिनेट सी बात है कि x की वैल्यू आपको -8/3 मिल जाएगी। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे अपन यहां पर बात कर रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। मान लो ये एक वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी। ए और बी के बीच में एंगल है थीटा। अगर हम बी के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ए के ऊपर, तो यहां पर इस ए पर इस परपेंडिकुलर का जो फुट लेंथ होगा, यहां से लेके इस टेल से लेके और यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को अपन बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। मैं इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूं। मान लो ये पॉइंट है ओ, ये वाला पॉइंट है पी, ये वाला पॉइंट है क्यू और ये वाला पॉइंट है आर। तो यहाँ पर ये जो OR लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, इसकी लेंथ को अपन बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A। B के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस A वेक्टर के ऊपर, और ये जो A वेक्टर है इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, इसके फुट की जो लेंथ आती है, इसी को बोलते हैं अपन प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A। कितना होगा, तो भाई सीधी सी बात है कि अगर ये B वेक्टर है तो ये हो जाता है B साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका B कॉस थीटा। तो यहाँ पर पहली बात, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A इक्वल टू B कॉस थीटा। अब इसको डॉट प्रोडक्ट से कैसे समझे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A इक्वल टू, देखो अपन सबको पता है A डॉट B की वैल्यू AB cos थीटा है। मुझे यहाँ पर केवल B cos चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इसको B cos का मतलब A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ A। हो गया ये B cos थीटा। तो प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये A वेक्टर है, ये A मॉड है। वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ A होता है क्या, A कैप, तो मैंने लिख दिया A कैप डॉट B वेक्टर। तो अगर किसी वेक्टर का आपको किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन देखना है तो वो हमेशा क्या होगा, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन देखना है वो तो पूरा वेक्टर डॉट जिसके ऊपर प्रोजेक्शन बनाना है उसका कैप, यानी कि उसकी डायरेक्शन। तो प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A इक्वल टू A कैप डॉट B वेक्टर। जिसका वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है वो तो पूरा आ जाएगा, और जिसके ऊपर प्रोजेक्शन लेना है उसका कैप आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर
अगर ए वेक्टर की वैल्यू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप है, बी वेक्टर की वैल्यू 4i कैप प्लस 3j कैप है, और आपसे बोला गया है कि बताइए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए कितना होगा। तो आप क्या काम करोगे, पहले तो बेसिक फार्मूला लिखोगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन लेना है उसका तो कैप, डॉट जिसका प्रोजेक्शन लेना है वो पूरा वेक्टर। अब आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि ए कैप कितना होगा। ए कैप होगा वेक्टर ए 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप होल अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, तो 16 प्लस 9 25 प्लस 1, यहाँ पर आपको मिल गया अंडर रूट ऑफ 26। तो ये तो हो गया ए कैप डॉट 4i कैप प्लस 3j कैप, दैट इज बी वेक्टर। अब डॉट प्रयोग कर दीजिए, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इक्वल टू आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया 12, जे कैप का कोफिशिएंट जे कैप से मल्टीप्लाई किया अगेन 12, 4 3 जा, और के कैप का इधर कोफिशिएंट 1 है लेकिन यहाँ पर 0 है, तो कुल मिलाकर के और आगे कुछ आएगा नहीं, अपॉन रूट ऑफ 26। तो आपको आंसर मिल गया 24 अपॉन रूट ऑफ 26। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए आपको इतना मिलेगा। इसी में अगर आपसे बोला जाता कि बताइए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कितना, तो आप क्या करते, आप यहाँ पर बी कैप लेते डॉट ए वेक्टर करते। बी कैप डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं 4i कैप प्लस 3j कैप अपॉन 5 होता, 16 प्लस 9 5, 25 का रूट 5, डॉट आप लिखते 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते डॉट प्रयोग करते तो 4 3 जा अगेन 12, 3 4 जा अगेन 12, तो 24/5 विल बी द आंसर। सॉरी 24/5 विल बी द आंसर। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अपन किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर इस पर्टिकुलर में हमने अभी तक जो बात की है उसमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल देखा, दो वेक्टर्स की परपेंडिकुलर होने की कंडीशन को यहाँ पर मेंशन किया, फिर उसके बाद में हमने प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर यहाँ पर अपन ने देखा। एक लास्ट बात मैं यहाँ पर और बोलना चाहता हूँ, और वो है फोर्थ एप्लीकेशन। ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो है ये प्रोजेक्शन से रिलेटेड ही है, लेकिन इसको अपन को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, और इसको अपन बोल रहे हैं कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी, कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी। ये मान लो बी वेक्टर है और ये है अपना ए वेक्टर, ए और बी के बीच में एंगल है थीटा। मुझे ए का कंपोनेंट चाहिए बी की डायरेक्शन में, तो ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में कैसे देखें? तो भाई सीधी सी बात है कि ए जो है इसका कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर किसी डायरेक्शन के साथ में एंगल बनाता है तो यहाँ पर इसका कंपोनेंट होता है ए कॉस थीटा। यहाँ पर इस कंपोनेंट को मतलब कि इसका इफेक्टिव वैल्यू इस डायरेक्शन में कितना होगा, तो वो ए कॉस थीटा होगा। इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को मैं एक डायरेक्शन भी दूंगा, तो डायरेक्शन किधर है? तो क्वेश्चन में ही बोला गया है कि डायरेक्शन है अलोंग बी। तो कुल मिलाकर के मैं यहाँ पर फाइनली बोलूँगा कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी इक्वल टू ए कॉस थीटा इंटू बी कैप।
ए कॉस थीटा इंटू बी कैप। मैंने यहाँ पर इस कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसको डायरेक्शन भी प्रोवाइड करवा दी है, क्योंकि ये डायरेक्शन मुझे बोली गई है कि डायरेक्शन बी की डायरेक्शन में देखना है, तो बी की डायरेक्शन मैंने यहाँ पर इसको दे दी है। ए कॉस थीटा कैसे कैलकुलेट करें, तो वापस देखिए ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता था, तो ए कॉस थीटा की वैल्यू ए डॉट बी अपॉन बी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कंपोनेंट जो रिक्वायर्ड है अपना, उसकी वैल्यू आपको मिलेगी ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू बी कैप। ये देखो ये वाली क्वांटिटी क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आ गया तो स्केलर हो जाएगी, तो ये स्केलर क्वांटिटी को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है फाइनली। लेकिन फाइनली एक बात और सुनिए, बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी कितना होता है, तो ये 1 होता है। तो कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी कैन बी रिटन एज ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप। किसी भी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आपको कंपोनेंट लेना है, तो यहाँ पर आप जिस वेक्टर का कंपोनेंट लेना है वो तो पूरा पूरा आएगा, लेकिन दूसरा वाला कंपोनेंट जो है उसके केवल दूसरा वाला जो वेक्टर है उसके केवल कैप से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनली मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी कैप इंटू बी वेक्टर बी कैप। ए डॉट बी कैप करोगे तो स्केलर क्वांटिटी रहेगी, तो यहाँ पर ये डॉट या क्रॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर कंपोनेंट्स देख सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आ जाए अपने सामने कि एक वेक्टर आपको दिया गया है 3i कैप प्लस 4j कैप, और इसका कंपोनेंट आपको पता लगाना है i कैप प्लस j कैप की डायरेक्शन में। फाइंड कंपोनेंट ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप इन डायरेक्शन ऑफ i कैप प्लस j कैप। तो यहाँ पर जिसका कंपोनेंट लेना है उसको आप a बोल दीजिए, a वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। जिस डायरेक्शन में लेना है कंपोनेंट उसको आपने b वेक्टर बोल दिया, b वेक्टर इज i कैप प्लस j कैप। हमारे पास में फॉर्मूला है कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर इज a वेक्टर डॉट b कैप इंटू b कैप। तो यहाँ पर a वेक्टर की जगह 3i कैप प्लस 4j कैप लिख दिया। b कैप की वैल्यू कितनी, तो b कैप की वैल्यू i कैप प्लस j कैप बाई √2 होती है। ये हम जानते हैं कि b कैप जो होगा वो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पर b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b होगा, तो ये आएगा i कैप प्लस j कैप बाई √2। और साथ में यहाँ पर भी b कैप है, तो मैंने i कैप प्लस j कैप बाई √2 बाहर भी लिख दिया। √2 इंटू √2 ये 2 हो गया। 3i कैप से i कैप मल्टीप्लाई होगा तो 3 रह गया। 4j कैप से j कैप मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 4, तो 3 प्लस 4 7, √2 2 हो गया। तो कुल मिलाकर के आंसर आ गया 7/2 i कैप प्लस j कैप। तो कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ i कैप प्लस j कैप इज दिस मच। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि फाइंड कंपोनेंट ऑफ i कैप प्लस j कैप इन डायरेक्शन ऑफ थ्री आई कैप प्लस 4j कैप, तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर को सॉल्व करने के लिए a वेक्टर को अपन मान लेते हैं i कैप प्लस j कैप। जिसका कंपोनेंट देखना है उसको मैंने a कैप मान लिया, a वेक्टर मान लिया। जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है उसको मैंने b वेक्टर बोल दिया, 3i कैप प्लस 4j कैप। यहाँ पर b का कैप भी निकाल लेता हूँ साथ में ही, तो यह आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप अपन मॉड ऑफ b दैट इज 5 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। तो कुल मिलाकर के मेरे पास में a वेक्टर है, b वेक्टर और b कैप है। फॉर्मूला क्या है, तो कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ b इक्वल टू a डॉट b कैप इंटू b कैप। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, a वेक्टर की जगह आप लिख दोगे क्या, i कैप प्लस j कैप डॉट b वेक्टर की वैल्यू
मुझे बी कैप लिखना है 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5 इंटू बी कैप अगेन 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5। डॉट पर कीजिए तो x1 x2 3 आ गया, y1 y2 4 आ गया, यहाँ पर ये भी 5 और ये भी 5 है तो अपॉन आ गया 25, ब्रैकेट में आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप, 3 + 4 = 7 तो ये जगह 7/25 3i कैप प्लस 4j कैप। तो अल्टीमेटली यहाँ पर इस वेक्टर को कंपोनेंट 3i कैप प्लस 4j की डायरेक्शन में ये होगा। ओके, तो यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस और भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन फ़िलहाल जितना क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल अगर आपको पसंद आए तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। और कोई प्रॉब्लम अगर आपको फेस हो रही हो तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में वो कमेंट भी प्लीज़ मेंशन कीजिएगा ताकि हम अपने आप को थोड़ा और अपग्रेड कर पाएँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।